हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जियोपोल आईएएस में। और हम आपके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं आंसर राइटिंग सेशंस। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप 3-4 दिन से हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम एथिक्स की आंसर राइटिंग करा रहे हैं। बिना आंसर राइटिंग किए, बिना आंसर लिख कैसे लिखा जाता है ये सीखे बगैर आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, आप आईएएस बन ही नहीं सकते। ये सबसे प्रीलिम्स, कुछ बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स में लगे रहते हैं। अभी वो बच्चे जो कि 2026 में देना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, उनके लिए परफेक्ट टाइम है ये आंसर राइटिंग सीखने का। तो आंसर राइटिंग, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है वो केवल ऑब्जेक्टिव होता है, वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप से होता है कि जो बच्चा स्क्रीन हो जाएगा वो आगे चल के मेंस देगा, और मेंस के ही मार्क्स आपको जुड़ते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनल लिस्ट जो बनती है उसमें मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, मेंस के ही मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। तो आंसर राइटिंग वो कड़ी है जो आपको आपके जो ड्रीम जॉब है आईएएस का वहां तक ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आंसर राइटिंग सीरीज को। हम लोग पिछले 3 दिन से कवर कर रहे हैं एथिक्स के आंसर राइटिंग 2024 के, और 2024 का ही एक क्वेश्चन आपके लिए और लेके आए हैं। ये भी 10 मार्कर क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2024 के मेंस में पूछा था ये। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि पहले तो हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है, या फिर क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्योंकि क्वेश्चन जितने पार्ट्स में डिवाइडेड होएगा आपका आंसर भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा अपने आप, एक्सक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका एथिक्स पेपर के लिए। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट indicating the direction in which extinction of organism including human beings is heading toward the loss of life on earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and environment? अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने इन्वायरमेंट में, आपने साइंस में, आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे प्रीलिम्स में हो। इन्वायरमेंट का तो बहुत बड़ा सेक्शन है, प्रीलिम्स में आता है ये 10-12 क्वेश्चन, मेंस में भी आता है पेपर 3 के अंदर। तो यहाँ पे वो सब चीजें जो इन्वायरमेंट का टेक्निकल पार्ट होता है उससे हम लोग को थोड़ा दूर हटना है, और इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे एथिक्स से जोड़ा गया है, कैसे मोरालिटी, नैतिकता से जोड़ा गया है इस क्वेश्चन के थ्रू, वो हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो दो इश्यूज हैं, दो बर्निंग इश्यूज हैं आज के इन्वायरमेंटल इश्यूज, वो एक्चुअली ह्यूमन ग्रीड, लालच से रिलेटेड है। और लालच कौन सी? डेवलपमेंट के नाम पे जो हो रही है। और इससे क्या हो रहा है? इससे आपका एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट एनिमल सब, उनका एक्सटेंशन हो रहा है, उन वो खात्मे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है। ह्यूमन बींग्स कैसे इंक्लूडेड है? क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसकी वजह से कई डिजास्टर्स आ रहे हैं, कई डिजास्टर्स की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, साइक्लोन्स की, फेमाइन की, ड्रॉट की, फ्लैश फ्लड्स की, क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं उनकी। उसके अलावा और भी चीजें जो होती हैं आपके, जैसे इन्वायरमेंटल लोकस अटैक्स होते हैं, तो क्रॉप फेलियर होता है। ये सारी चीजें क्या कहते हैं आपके, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, जिसकी वजह से सबमर्जेंस हो रहा है लो लाइंग आइलैंड्स का, लो लाइंग कोस्टल एरियाज का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अल्टीमेटली आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जिसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो रहा है, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर लॉस ऑफ लाइफ हो रही है। लाइफ चाहे इंसान की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे प्लांट की हो, उनका खात्मा हो रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये हम सब जानते हैं, इसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है जो उन्होंने पूछा गया है। पूछा जो उन्होंने मेन चीज है इसमें, और जो मेन चीज रिलेटेड है वो है ह्यूमन ग्रीड, कि ये सब चीजें आखिर में ह्यूमन ग्रीड से क्यों रिलेटेड है, ह्यूमन ग्रीड से क्यों रिलेटेड है ये सारी चीजें। फिर फाइनली इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कि कैसे आप ये जो क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको एंड नहीं करना है, इसको एंड करने के बारे में नहीं पूछा गया है। आपका पूछा गया है कि ह्यूमन ग्रीड को कैसे एंड करोगे, ह्यूमन ग्रीड की, क्योंकि डेवलपमेंट तो होएगा ही, कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए ही प्रॉस्पेरिटी के लिए, राइजिंग इनकम के लिए। लेकिन ह्यूमन ग्रीड को कैसे खत्म करोगे ताकि
इन्वायरमेंट और सोसाइटी, या इन्वायरमेंट सोसाइटी मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सके, उसके लिए क्या है, जैसा कि गांधी जी ने बोला है, वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट एवरीबॉडीज ग्रीड। मतलब जो आदमी की जरूरतें हैं वो इस वर्ल्ड के रिसोर्सेज से पूरी हो सकती हैं, इस अर्थ के रिसोर्सेज से पूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर लालच जहां पे आ गया तो वहां पे ये वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं या फिर वर्ल्ड के जितने भी संसाधन हैं, ये कम पड़ेंगे और यहीं पे आपकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू होता है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा एक ही क्या है, जो मेन चीज आप हाउ डू यू जहां से शुरू होता है, ये आपका मेन क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने एक इतनी बड़ी लाइन दी है, तो जब आप आंसर लिखोगे तो ये पूरी लाइन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप मान लो कि जैसा कि मैंने बोला कि जब एक होती है स्ट्रक्चरिंग करना, तो स्ट्रक्चरिंग जब आप करोगे अपने आंसर की, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में के कितने पार्ट हैं। ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये लगभग आपका 6 से 7 मार्क्स का होना चाहिए। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ये यूपीएससी इसके ऊपर उसने 6 से 7 मार्क्स अलॉट कर रखे होंगे, लेकिन ये जो पूरा है आपका, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आधे पेज में, आधे से थोड़े से ज्यादा पेज में, इसको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये लगभग 3 मार्क्स का होएगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चरिंग रही कि मतलब आप अपने आंसर को कैसे डिवाइड करोगे, कैसे सब पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसे हम लोग पिछले आंसर्स में देख रहे थे, हम लोग को पहले कंटेंट ढूंढना पड़ रहा था। अगर आप पिछले जो क्वेश्चन है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो एथिक्स में क्या एआई है, या एथिक्स का एआई का कैसे यूज, एथिकल यूज कर सकते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वाला क्वेश्चन था, तो उसमें हमारे पास कंटेंट था नहीं। या फिर जो कंट्री आर्म सेल्स जो होती है, वेपन्स, हम लास्ट सेशन में जो कहता है कि वेपन सेल्स जो डेवलप कंट्रीज करती हैं, उसमें क्या क्या मोरालिटी इन्वॉल्व है, क्यों करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज की क्या क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फॉर स्टॉपिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये सारी चीजें आपने कल के सेशन में देखा था। ये तो जिससे पहले जो क्वेश्चन पूछे थे गए थे, वो नॉर्मली ऐसे थे कि जिसके पास नॉर्मली हम लोग के पास कंटेंट नहीं होता है, तो हम लोगों ने उसका कंटेंट डिस्कस किया था, और कंटेंट डिस्कस करने के बाद फिर उस कंटेंट को अपने आंसर के फॉर्मेट में डाला था। 2 पेज में हम लोग ने उसको डाला था कि हम 2 पेज में इस पूरे कंटेंट को कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो कंटेंट हमने डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट 4 से 5 पेज का था, तो उसको फाइनली हम लोग ने 2 पेज में कंक्लूड किया था, 2 पेज में समराइज किया था, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। तो ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये कंटेंट है, इसका कंटेंट एज सच आपके पास है, आपने ये सब चीजें जीएस में पढ़ी हैं, बस उसमें आपको मॉरलिटी इन्वॉल्व करनी है। हर चीज को एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे इसमें आंसर राइटिंग पे आते हैं। पहला पार्ट क्या है, या पहली स्टेटमेंट क्या है इसका, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड इन नेम ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इज हेडिंग टुवर्ड द लॉस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको मालूम है ये सब चीजें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है। ह्यूमन ग्रीड क्या होती है, ग्रीड क्या होती है, लालच क्या होता है, हम सबको मालूम है, लेकिन अगर वर्ड्स में इसको इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, तो कैसे लिखोगे? ग्रीड का एक सिंपल लाइन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ग्रीड इज समथिंग, ग्रीड इज अ excessive desire for something which is beyond what is necessary and what is sufficient। जो हमको चाहिए और जो जितना हमारे लिए सफिशियंट, उसके बियॉन्ड अगर आप किसी चीज की एक्सेसिव डिजायर कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा, आइदर फॉर रिसोर्सेज, आइदर फॉर प्रॉफिट, आइदर फॉर वेल्थ, आइदर फॉर पावर, ये सारी चीजें ग्रीड होती हैं, लालच होती है, ठीक है। आपका पेट एक प्लेट, आपका जो पेट है वो एक प्लेट थाली में भर जाता है, ठीक है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्जी, रोटी, दाल, चावल में आपका पेट भर जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड आप सोचोगे कि मुझे 2 थाली मिल जाए आज खाने को, 3 थाली मिल जाए आपको खाने का, तो वो ग्रीड है। आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए होगी, या सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए होगा, अगर आप बिजनेसमैन है, ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में आपका काम चल रहा है, लेकिन आप सोचो कि मुझे 10 लाख मिल रहा है, और उस 10 लाख मिल जाए, और आप जो आपको व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज सफिशिएंट, उसके बियॉन्ड जब आप डिजायर करना शुरू करते हो, और जो डिजायर के साथ साथ एफर्ट मानना शुरू करते हो, तो वो ग्रीड होती है, ठीक है। तो जब हम अपना आंसर लिखेंगे,
तो इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर बॉडी रहेगी, फिर कंक्लूजन रहेगा। अगर बहुत सिंपल क्या कहते हैं, अगर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, तो ग्रीड की डेफिनेशन लिख दो, जिसको मैंने अभी आपको बताया है कि इट इज ग्रीड इज एन एक्सेसिव डिजायर फॉर मोर बियॉन्ड what is necessary and sufficient। लेकिन ये तो ग्रीड की डेफिनेशन हो गई। अब इसको आप क्वेश्चन में कैसे रिलेट करोगे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ह्यूमन ग्रीड का नतीजा है, वो ह्यूमन ग्रीड की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपका ह्यूमन ग्रीड्स क्या है? ह्यूमन ग्रीड फॉर प्रॉफिट, फॉर मोर वेल्थ, फॉर मोर प्रॉफिट, फॉर मोर रिसोर्सेस। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से आपका अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कर रहे हो। इसकी वजह से आप अनसस्टेनेबल कंजम्पशन कर रहे हो, और वो फाइनली क्या कर रहा है? क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट को फाइनली आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो ग्रीड ही है जो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही है। तो ग्रीड फॉर मोर प्रॉफिट, रिसोर्सेस, कंफर्ट, ये सारी चीजें फाइनली आपके क्या कर रहे हैं? ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे क्वेश्चन बोला गया है। लेकिन कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ या कौन सा अनसस्टेनेबल, जिसको आप सस्टेन नहीं कर सकते हो? अनसस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? यू आर एक्सट्रैक्टिंग मोर देन व्हाट कैन नेचर प्रोवाइड। आप नेचर से, जो नेचर प्रोवाइड करता है उससे कहीं ज्यादा आप निकाल ले रहे हो। जैसे एग्जांपल लें पानी का, तो पानी एक जो क्लीन वाटर है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। वाटर तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ओशन में बहुत ढेर सारा पानी पड़ा है, पोलर आइसिस में ढेर सारा पानी है, एटमॉस्फेयर में ढेर सारा पानी है। लेकिन क्लीन वाटर जो आपके यूज में आ सके वो लिमिटेड है। तो अगर आप नदियों में जितना पानी रिप्लेनिश होता है हर साल बाय मॉनसून, उससे ज्यादा अगर आप निकाल ले रहे हो तो वो अनसस्टेनेबल है। तो अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और अनसस्टेनेबल कंजम्पशन। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन है। आप प्रोडक्शन अनसस्टेनेबल कर रहे हो और कंजम्पशन भी अनसस्टेनेबल कर रहे हो। तो ये दोनों ही कारण हैं आपके प्लेनेटरी क्राइसिस के। प्लेनेटरी क्राइसिस वही आपका क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक सॉरी जो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। थोड़ा सा भी और डिस्कस करेंगे इसको। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन बियॉन्ड लिमिट्स। ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे लिखूंगे अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एंड वेस्ट जनरेशन, जिसकी वजह से वेस्ट जनरेशन हो रहा है। और फाइनली डिफॉरेस्टेशन। और भी लिख सकते हो, लेकिन तीन चार में आपको काम हो जाएगा।
ये हो गया। और ये फाइनली क्या कर रहा है आपका, ये फाइनली ये सारी चीजें अल्टीमेटली ले जाके ये सारी चीजें फाइनली आपकी क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फ्रेमवर्क यही यही है पूरा, कि ह्यूमन ग्रीड्स जो है मोर प्रॉफिट के लिए, मोर रिसोर्सेस के लिए, मोर कंफर्ट के लिए क्या कर रही है, अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन करवा रही है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम जरूरत से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जरूरत से ज्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ये अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को अपना रहे हैं। और इसकी वजह से एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेशन। मतलब आप जरूरत से ज्यादा अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स करोगे तो उसका वेस्ट जनरेशन होएगा। जैसे आप जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा आप खा रहे हो, ठीक है, या फिर जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा आप उगा रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होती हैं, फूड, जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो वेस्ट हो जाता है। 1/3 ऑफ द फूड इज गेटिंग वेस्टेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो ये भी एक समस्या है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन आप पेड़ काट रहे हो अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, रिसोर्सेस के लिए, माइनिंग के लिए। तो ये सारी चीजें फाइनली प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं। कौन सी प्रॉब्लम कॉज कर रही है, वही जो हम लोग के क्वेश्चन में पूछी गई, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये एक फ्रेमवर्क है। अगर आपको आंसर में बनाना हो, मतलब ज्यादा बात नहीं कहनी है अपनी, आपको लिखना नहीं चाहते हो, पेजेस कम है जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा, तो आप सिंपली इस टाइप का डायग्राम बना सकते हो और आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा और इनमें एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग जो चार चीजें, जो चार कंड्यूट्स देखे हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस में, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं हम लोग मेनली। कौन से रिसोर्सेस पे, आपका वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एनर्जी, इन सब का हम लोग, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अनसस्टेनेबल, मतलब इन्हीं सब का ओवर या फिर अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वाटर, लैंड, एनर्जी, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, इनका अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल यूज हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब चीजें अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को कॉज कर रही हैं। दे आर अल्टीमेटली लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। कैसे कर रही हैं ये आपने एनवायरमेंट में पढ़ा है, यहाँ एथिक्स में बताने की ऐसा जरूरत नहीं है आपको। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, अननेसेसरी पेड़ों, अननेसेसरी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अननेसेसरी कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी आप अननेसेसरी कटिंग डाउन कर रहे हो, अननेसेसरी फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, किसी कारण से भी हो सकता है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, फॉर माइनिंग पर्पसेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। डिफॉरेस्टेशन किस लिए होएगा, फॉर टिम्बर या फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जो भी आपको मिलते हो,
एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एरियाज, अर्बन एरियाज, ठीक है, इनका सबका एक्सपेंशन हो रहा है और माइनिंग वगैरह की वजह, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट एक बहुत बड़े कार्बन सिंक्स है, मतलब अपने अंदर कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। तो ये कार्बन सिंक्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जिन्होंने कार्बन स्टोर करके रखी थी वो रिलीज हो रही है, और जब वो कार्बन रिलीज हो रही है तो क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसके अलावा भी बहुत चीजें होंगी, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, उनकी रहने की जगह होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो क्या होंगे, वो आइदर दे गो एक्सटिंक्ट और दे विल मूव टुवर्ड अर्बन एरियाज और टुवर्ड्स ह्यूमन सेटलमेंट्स, और वहां पे क्या होगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हु वुड बी एट लॉस, वाइल्ड लाइफ। आपने देखा होगा लेपर्ड्स आते हैं अर्बन एरियाज में, और गुजरात में लायंस भी आते हैं, तो खैर वो तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन मंकीज, आपके एलिफेंट्स और आपके लेपर्ड ये सब आते हैं, तो जब ये सब बियर्स, व्हेन दे इंट्रो, जब ये एनिमल्स होते हैं व्हेन दे एनरोच इनटू द अर्बन एरियाज and they interact with human beings, तब क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग कंसिडर देम एज अ वर्मिंग, दे कंसिडर देम एज अ न्यूसेंस एंड दे अल्टीमेटली, वो एक दो किसी को मारेंगे, परेशान करेंगे, और अल्टीमेटली ह्यूमंस क्या करेंगे, अल्टीमेटली दे विल किल देम ऑफ। तो ये सब चीजें होंगी, तो ये भी अल्टीमेटली अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को ही लीड करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन sinks and releasing large quantities of releasing large quantities of कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रीशियस बायोडाइवर्सिटी। तो जो चार चीज हम लोगों ने लिखी थी उसमें दो चीज यहाँ पे डिस्कस कर ली, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनसस्टेनेबल, इसको ऐसे लिखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ती है और ग्रोथ से बेटर वर्ड रहेगा एक्सप्लोजन। जब पॉपुलेशन बढ़ती है जरूरत से ज्यादा एट एक्सेलरेटेड रेट, व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ एट एक्सेलरेटेड रेट, ठीक है, देन इट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये होएगा। तो इससे ये कैसे क्लाइमेट चेंज कॉज करेगा, ये भी आपको मालूम है कि इंडस्ट्रीज जो होते हैं दे रन मेनली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, एक्सेस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ, जब एक्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो पॉपुलेशन की जो डिमांड्स होती हैं वो बढ़ जाएंगी फॉर गुड्स फॉर सर्विसेज, एज अ रिजल्ट जरूरत से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो अर्बन एरियाज की तरफ मूव करेगी फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, तो फिर जरूरत से ज्यादा अर्बन एरियाज क्रिएट होंगे, वो कहाँ क्रिएट होंगे, वो फॉरेस्ट कट डाउन करके क्रिएट होंगे। तो फाइनली जब ये सब चीजें होगी आपकी, तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा सब तरह का। इंडस्ट्रीज जो होती हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं, या वेस्ट वाटर, दे डिस्चार्ज वेस्ट वाटर इनटू रिवर्स एंड रिवुलेट्स, तो पॉल्यूशन होगा एयर लैंड एंड वाटर का। उसके अलावा जो अर्थ का या पॉपुलेशन का कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है,
एक चीज होती है, एक आदमी का कितना कार्बन फुटप्रिंट है। तो एक आदमी का कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि उसको जितना गुड एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, उसको प्रोड्यूस होने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इट इज कॉल्ड दैट परसेंट कार्बन फुटप्रिंट। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग और अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीजिंग while producing good and services which are needed for individual sustenance या फिर which are needed for the sustenance of an individual। अब अमेरिका में जो इंडिविजुअल है ये, ठीक है, उसको अपनी लाइफस्टाइल, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल हाई क्वालिटी की होती है, वो बड़े से कंप्यूटर और ये सब भी लगा के बैठा रहता है, वो क्रिप्टो माइनिंग भी करता रहता है, तो उसको आज उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है एज कंपेयर टू द पर्सन लिविंग इन बांग्लादेश और इंडिया और मालदीव, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा कल्चरली कंटेक्स्ट है, लेकिन अगर आप पूरे एरिया का देखोगे, किसी किसी टाउन का देखोगे, तो कुछ टाउन का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है, खासकर वो जगह, वो लोग जो कि विच आर वेरी फार रिमूव फ्रॉम नेचर, जो कि नेचर से बहुत दूर हो चुके होते हैं, और कहाँ पे, बड़े बड़े सिटीज में, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, इन सब का आप देखोगे तो इनका कार्बन फुटप्रिंट एज अ सिटी, ठीक है, एज अ कलेक्टिव ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज्यादा होएगा। और ये भी अल्टीमेटली आपका वही करेगा, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ये चीजें होंगी इसमें। फिर अगले पे चलते हैं, कंज्यूमरिस्ट कल्चर। कंज्यूमरिस्ट कल्चर, कंज्यूमरिस्ट कल्चर क्या होता है? यह कंप्यू कंज्यूमरिज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन कंज्यूमरिस्ट कल्चर एंड एसोसिएटेड वेस्ट जनरेशन। आज की डेट में किस चीज का जमाना है? कंज्यूमरिस्ट कल्चर का जमाना है आज की डेट में। कैसे? किसी ने कपड़े लिए, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने घर लिया। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इनकम है उतना खरीदने का, या फिर आपके पास नहीं भी है, आपका क्या हुआ, आपका दिल जला कि उसने, फलाने ने ये चीज कैसे खरीद ली, ठीक है, अब मैं भी खरीदूंगा। तो आपने भी खरीद ली। अब आपको जरूरत नहीं थी पर आपने खरीद ली वो चीज। आपने एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा गाड़ी, एक्स्ट्रा मोबाइल फोन, एक्स्ट्रा लैपटॉप सब खरीद लिया। किस लिए? जस्ट फॉर शोइंग ऑफ, या फिर जस्ट फॉर, ताकि जो आपका जो कंपैरिजन है ऑफ सेल्फ, सेल्फ कंपैरिजन विद अदर पीपल या अदर, जो आपका जो मतलब जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, उस उससे जब आप खुद को कंपैरिजन करोगे तो आपको अपनी अहम, मतलब अपनी सेल्फ की वैल्यू इंपॉर्टेंट लगेगी। अगर आपको लगेगा उसके पास ये चीजें मेरे पास नहीं है, देन यू वुड लोअर इन योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लूज हो जाएगा उसके सामने। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए इंसान क्या करता है, ये ही कंज्यूमरिस्ट कल्चर है कि वो सब चीजें खरीदता रहता है जिसकी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई फिल्म स्टार है, उसके पास पूरा एक बड़ा सा रूम है जिसमें ड्रेसेस हैं, जिसमें केवल शूज शूज हैं। तो अब वो उनके लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि उनको भाई इतनी मूवीज में काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली अलग थोड़ा सा उनका सेटअप भी वही होता है कि उनको दिखना पड़ता है अच्छा, तो वो अलग अलग चीजें पहनते हैं। हमें, आपको ऑफिस जाना है, काम करना है, तो हमें कोई, वी डोंट रिक्वायर मोर देन 2 पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो हम लोग को दो से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, तीन से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी देख के हम लोग, कुछ लोगों में क्या होता है कि फोन जो नए आ रहे हैं मार्केट में वो खरीदते रहते हैं। अब फोन का काम क्या है, आज की डेट में स्मार्टफोन का काम बहुत ज्यादा हो गया, कॉल रिसीव करना, थोड़ा सबसे कनेक्टेड रहना, सोशल मीडिया, और उसके अलावा भी कई तरह के ऐप्स होते हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं जरूरी होती कि आप हर 6 महीने पे अपना फोन चेंज करते रहो। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो, देन यू आर फॉलोइंग इनटू कंज्यूमरिज्म या फिर कंज्यूमरिस्ट कल्चर। आप इसका शिकार हो, आप शो ऑफ के लिए चीजें खरीद रहे हो। यू आर नॉट बाइंग थिंग फॉर द नेसेसिटी, यू आर बाइंग थिंग
and even you are not buying thing for your comfort, you are just buying thing for showing off, आप दूसरों को दिखा सको, ठीक है? तो इसलिए भी आप खरीद रहे हो। तो ये जो चीज है कंज्यूमर्स कल्चर, इट इज टेकिंग होल्ड ऑफ आवर सोसाइटी, ये धीमे धीमे सोसाइटी में फैल रहा है, और इसकी वजह से अब अब हर आदमी को अगर एप्पल का आईफोन चाहिए ही होगा, तो एप्पल का आईफोन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। जब एप्पल के आईफोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस का या नेचुरल इकोसिस्टम्स का डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन हो रहा होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेस लग रहे हैं एक फोन बनाने में, पहले 5 फोन बनाने के लिए जितना रिसोर्स लगता था, अब 100-500 बनाना है तो उसके लिए अलग आपके मिनरल्स लगेंगे, आपके एनर्जी लगेगी। तो ये सब चीजें क्या है, कंज्यूमर्स कल्चर की वजह से इन्वायरमेंट का या फिर नेचर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसीज बढ़ गई हैं, इंक्रीजिंग कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसीज। यूज एंड थ्रो कल्चर, यूज एंड थ्रो कल्चर। आप कोई चीज खरीदते हो, उसको यूज करते हो, कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि इसकी यूटिलिटी नहीं है, आप उसको फेंक देते हो। ठीक। और जब आप फेंकोगे तो क्या होएगा, आप उसके बदले में नया खरीदोगे कोई चीज, तो फिर कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ा। जिस चीज को फेंक रहे हो वो किस में ऐड करेगा, वो वेस्ट में ऐड करेगा, वो वेस्ट बन जाएगा। वेस्ट से पॉल्यूशन होता है, वेस्ट की एक अपनी अलग प्रॉब्लम है। कंज्यूमरिस्ट कल्चर का सबसे बड़ा जो निगेटिव है वो है वेस्ट जनरेशन। वेस्ट आपने देखा होगा कि ढेर बने हैं, कूड़े के ढेर बने हैं शहर के बाहर, और पानी में लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो, उसकी वजह से हैवी मेटल पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। तो यूज एंड थ्रो कल्चर हो रहा है, कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसीज हैं आपकी, ठीक है। और कॉन्स्पिकुअस कंज्यूमरिज्म मतलब कि दिखावेबाजी, ये दिखावेबाजी चल, तो इसकी वजह से क्या होएगा, इसकी वजह से भी क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है। तो ये आपका, फिर अब एथिक्स का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ एथिक्स की बात तो होनी चाहिए इसमें। डिसरिगार्ड फॉर disregard for environmental ethics। environmental ethics क्या होता है? environmental ethics होता है moral relationship between humans and environment, कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में मॉरल रिलेशनशिप क्या है, नैतिक संबंध क्या है, या एथिकल रिलेशंस क्या है। कैसे? ऐसा तो नहीं है ह्यूमंस अपनी जरूरत से ज्यादा नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन कर रहा है इन्वायरमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कल्चर क्या चला था कि जो बड़े बड़े मतलब जो वाइल्ड लाइफ होती हैं, लेपर्ड स्किन, उनका जो स्किन ट्रेड है, या फिर आइवरी टस्क का ट्रेड, ठीक है, जो हाथी दांत होते हैं, राइनोसोरस के जो हॉर्न होता है उसका ट्रेड, पैंगोलिन का स्किन का ट्रेड, ये सारा वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और ये सब क्या है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग ये ट्रेड क्यों कर रहे हैं, या फिर हम लोग ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स इनका यूज क्यों कर रहे हैं, केवल शो ऑफ के लिए या फिर केवल अपने मजे के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज गलत है। वी आर किलिंग दोज स्पीशीज, वी आर किलिंग दोज एनिमल्स जस्ट फॉर आर सेक, जस्ट फॉर आर कंफर्ट, जस्ट फॉर आर लग्जरीज, ठीक है। हमको अपने कमरे में लेपर्ड की स्किन या टाइगर की स्किन लगानी है, सो वी आर डिप्राइविंग दैट टाइगर, वी आर डिप्राइविंग दैट लेपर्ड ऑफ देयर लाइफ। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने अपने मजे के लिए किसी की जान ले ली, तो ये इन्वायरमेंटल एथिक्स के खिलाफ है। तो ऐसा जो ब्लेटेंट इन्वायरमेंटल एथिक्स था, जो इसका ब्लेटेंट डिसरिगार्ड था फॉर इन्वायरमेंटल एथिक्स, ये तो इस समय नहीं देखने को मिल रहा है ड्यू टू वेरियस लॉस। लेकिन आप देखो कि सटल इन्वायरमेंटल एथिक्स का डिसरिगार्ड देखने को मिल रहा है। सटल का मतलब कैसे, आप ऑब्वियसली जब आपकी नीड बढ़ गई, जो हम लोग ने पिछले पॉइंट डिस्कस किए हैं,
वहां आपकी नीड बढ़ गई तो आपने इंडस्ट्रीज एक्स्ट्रा लगाई। इंडस्ट्रीज कहाँ लगाएंगी? फॉरेस्ट एरियाज में लगाई। और फॉरेस्ट एरियाज में जब लगाई तो क्या हुआ? किसका लॉस हुआ? वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ, प्लांट्स का लॉस हुआ, फॉरेस्ट का लॉस हुआ। तो ये सब क्या हो रहा है? आपने इनको इनकी जो लाइफ से डिप्राइव कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लग्जरी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ग्रीड। तो ये हम लोग के जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, उसमें क्या है? उनमें उन उन डिसीजंस में वी आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। हम लोग इन्वायरमेंटल एथिक्स को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग ये तो देखते हैं कि मतलब किसी इंसान के साथ गलत ना हो जाए, कभी कभी ये भी नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं किसी जानवर के साथ या फिर ये जो या फिर किसी प्लांट के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड क्या है, ये प्लेनेट क्या है? इट इज नॉट ओनली आवर होम्स, इट इज ऑल्सो होम टू अदर स्पीशीज। लेकिन उन स्पीशीज के साथ हम लोग गलत करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये मॉरल रिलेशनशिप्स है बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट, इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल एथिक्स। एक लाइन में ये है। और इसी इन्वायरमेंटल डिस एथिक्स का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, या फिर आइदर हम कह सकते हैं कंटेम्प्ट भी कर रहे हैं। मतलब तो इन्वायरमेंटल एथिक्स को हम लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल एथिक्स को मानना चाहिए। ये भी एक रीजन है कि आपका अल्टीमेटली ये ह्यूमन ग्रीड के सबसे बड़ा कारण है। ह्यूमन ग्रीड यहीं से रिलेट होती है कि हम लोग इन्वायरमेंटल एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं मानते, उनको फॉलो नहीं करना चाहते। हम लोग केवल आवर डिसीजंस आर सोरली गाइडेड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन, केवल फायदा, नफा, नुकसान ये सब देखते हैं। एथिक्स नहीं देखते हैं, मोरालिटी नहीं देखते हैं कि हम हमारी वजह से किसी का जानवर का नुकसान तो नहीं हो रहा है, या किसी प्लांट का या फिर दूसरे इकोसिस्टम का नुकसान तो नहीं हो रहा है। हम लोग नहीं देखते हैं सब चीजें, और ये नुकसान होता है। ठीक है, हम लोग रिवर्स को अननेसेसरी पॉल्यूट करते हैं, या रिवर्स से अननेसेसरी पानी लेते हैं बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी। तो जो उसका जो वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये भी एक बड़ा कारण है फॉर दीज प्लानिटरी क्राइसिस। जो पीपल होते हैं, दे ऑफन गेट ब्लाइंडेड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल एथिक्स, एंड दे बेस देयर डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो ये सब चीजें भी गलत है। ग्रीड जो होती है, ग्रीड ब्लाइंड्स पीपल एंड कॉरपोरेशन। ग्रीड ब्लाइंड पीपल एंड कॉरपोरेशन टू environmental ethics and their responsibility towards environment या फिर नेचर। तो ना तो हम लोग इन्वायरमेंटल एथिक्स को समझते हैं, ना उसको फॉलो करते हैं, और हमारी जो नेचर के लिए या फिर दूसरे स्पीशीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना उनको हम लोग समझते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रीड जो है, हमारी ग्रीड, हमारा लालच हमसे ऐसा करवाता है। तो ये चीजें भी इन्वायरमेंटल एथिक्स के अगेंस्ट जाती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है आपका? वही ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये तो 4-5 कारण थे। आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको 4-5-6 पॉइंट मैक्सिमम इतना ही लिख पाओगे। अदरवाइज ये लिस्ट बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इस बड़ी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास आंसर राइटिंग का सेशन है। आंसर राइटिंग में उतना ही कंटेंट हम आपको देना चाहते हैं जितना आप 2 पेज में लिख लो, क्योंकि 2 पेज जो आपको मिलते हैं वही आपका रिसोर्स है। यू हैव टू ऑप्टिमली यूटिलाइज दैट रिसोर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट आपने पढ़ इतना ज्यादा लिया कि 2 पेज से ज्यादा का हो गया है वो, और आप 2 पेज में अपने आंसर को समेट नहीं पा रहे हो। अगर उसको जरूरत से ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे 2 पेज में, तो एक तो आपका टाइम जाएगा, और दूसरे आंसर में कहीं ना कहीं आप सफर करोगे। तो एक तो ये चीज है। तो इसीलिए 4-5 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। हर अगर क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई तो हर चीज के लिए 4-5 पॉइंट लिख लो। अब क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन क्या है? जब आप मेन क्वेश्चन पे देखोगे तो मेन क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। ये सब चीजें रोकोगे कैसे? ये भी आप इन्वायरमेंट में पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे मेन चीज है कि आप इक्विलिब्रियम कैसे लेके आओगे बिटवीन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब सोसाइटी, मतलब ग्रीड को खत्म करो, और जो सोसाइटी की नीड्स हैं और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में
आप इक्विलिब्रियम लेके आओ, आप मतलब दोनों को बैलेंस करो, ताकि के आपका इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट भी कंजर्व रहे, इन्वायरमेंट का भी अनड्यू डैमेज ना हो, और हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, दे ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड विदाउट टर्निंग इनटू ग्रीड। ग्रीड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल ये पूछा गया है कि आप ह्यूमन नीड्स और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बीच में बैलेंस कैसे बैठाओगे। तो जो जो यहाँ पे आप थोड़ा सा, इसमें भी एथिक्स का क्वेश्चन है, तो एथिकल एलिमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे। अदरवाइज आपने जीएस में ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी, ये क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है। बस उसमें केवल अगर ग्रीड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया जाए, तो एज इट इज क्वेश्चन ये जीएस पेपर 3 वगैरह में भी आ सकता है, इनफैक्ट आया ही है, और ऐसे में भी आता है ये। तो आप ऐसे कैसे करोगे, तो कैसे इक्विलिब्रियम बैठाओगे, हाउ टू establish equilibrium between society and environment। क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर आपको अच्छे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ यहाँ पे स्कीम्स वगैरह के नाम भी अगर आप लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया। तो ये चीजें क्या कहते हैं, आपको करनी पड़ेंगी। तो चलिए इस वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि आप इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश करोगे, जो कि मेन क्वेश्चन पूछा गया है। 6-7 मार्क्स का यही वाला पार्ट होएगा इसका। ये मेन मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसका मेन पार्ट यही है, मेजर पोर्शन यही है, यही यूपीएससी आपसे पूछना चाह रही है। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो आप, सस्टेनेबल, अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। आपकी जो लाइफस्टाइल है ये सस्टेनेबल होनी चाहिए, ठीक। आप, योर लाइफस्टाइल शुड नॉट बी ड्रिवन बाय ग्रीड, इट शुड बी ड्रिवन ओनली बाय योर नीड। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप रिसोर्सेस का, वहां पे हम लोग क्या देखा था, रिसोर्सेस को हम लोग अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूज करो, यूज रिसोर्सेस ऑप्टिमली या जुडिशियली। इसमें सारे बेटर क्या रहेगा, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो कैसे आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमली कैसे कर सकते हो, जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करो, आप आर आर वाली टेक्निक को फॉलो करो, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। तो वो चीज यहां पे करो, तभी आपका जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमली यूज होएगा। इसका यहां पे मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो ये चीज, ये वाली आपकी जो स्ट्रैटेजी है इसको फॉलो करो। वाटर वगैरह को कंजर्व करो, लैंड वगैरह को कंजर्व करो, सॉइल वगैरह को कंजर्व करो, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करो, एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करो, जो हम लोग देखते हैं 5 स्टार, 3 स्टार, एक बिल्डिंग्स में एक रेटिंग होती है, ग्रह रेटिंग, ठीक है। इन सबको यूज करो, मतलब अपनी बिल्डिंग को इस तरह से बनाओ। तो आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करो, जैसे आप जो बहुत एनर्जी इंटेंसिव अप्लायंसेस होते हैं, एसी वगैरह, उनका और सस्टेनेबल यूज करो, उनको बहुत ज्यादा यूज ना करो। आपके बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इस तरह से होना चाहिए कि वो नेचुरली कूल हो। तो इस तरह का सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपकी। जितना आपको खाना चाहिए उतना ही क्या कहते हैं आप परचेस करो, या फिर फूड वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। एक्सेस फूड वेस्टेज ना करो, क्योंकि फूड वेस्टेज जो होती है वो भी, और जो टेक्निक्स होती हैं एग्रीकल्चर की, वो भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनसस्टेनेबल, जैसे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कुछ टेक्निक्स होती हैं राइस को उगाने की, शुगर केन को उगाने की,
ठीक है, तो वो सारी क्या होती हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब चावल खाना छोड़ दोगे या फिर चीनी खाना छोड़ दोगे, लेकिन उसका उसका जो यूज है उसको कम से कम करो। आप इंस्टेंट गो फॉर न्यूट्री सीरियस मिलेट्स की तरफ जाओ, ताकि पल्सेस की तरफ जाओ, क्योंकि ये वो क्रॉप्स हैं जो कि लेस वाटर डिमांड करती हैं। तो ये कर सकते हो आप इंडिविजुअल लाइफ में। और क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करो। जरूरी नहीं है कि गाड़ी खरीदो, इनकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो। साइक नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट होता है उसको अडॉप्ट करो, जैसे साइकिलिंग वगैरह। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस अगर आपको बहुत कहीं पास जाना है तो साइकिलिंग वगैरह यूज करो, या वॉकिंग यूज करो, बाय वॉक जाओ, ऑन फुट जाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूरी होती है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जो पब्लिक सॉरी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसका यूज कम से कम करो, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए यूज करो। ठीक है, या फिर कहीं जा रहे हो तो फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का ही यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम से कम करो। जरूरी नहीं है कि कार खरीदो। जब आप बहुत बड़ी सिटीज में रह रहे हो तो बहुत लंबी दूरी के लिए आप कार जब यूज करोगे या फिर फोर व्हीलर यूज करोगे, तो जितने ट्रैफिक सिग्नल्स पड़ेंगे वहां पे रोकोगे तो उसमें आपका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल या बस वगैरह यूज कर रहे हो तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, और आपका जो कार्बन फुटप्रिंट रहेगा वो भी कम से कम रहेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, यूज करना बहुत जरूरी है अपने इंडिविजुअल लेवल पे। सरकार तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना रही है, पर आपको यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सरकार बना दे सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसकी डिमांड ही कम है, पब्लिक अभी भी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही यूज करना चाहती है। तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करो, वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। जितना वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि आप एलिमिनेट कर दोगे वेस्ट को, कि आपका कुछ भी वेस्ट हो ही नहीं रहा है। वेस्ट तो प्रोड्यूस करोगे ही करोगे, लेकिन वेस्ट जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट। देयर शुड बी अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ दैट वेस्ट। कैसे होएगा? वो वेस्ट कलेक्ट हो आपके घर से, आपके नेबरहुड से, उसकी रीप्रोसेसिंग हो, उसमें से जो मिनरल्स वगैरह निकल सकते हैं उनको री एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और जितना वेस्ट बचा उसको किसी ना किसी तरह से आप नॉर्मली जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं या फिर और जो दूसरे तरीके होते हैं उससे उसको डिस्पोज कर दो। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा एक स्कीम शुरू करी है? एक स्कीम शुरू करी है, मिशन लाइफ। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो वहां पे, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको आप नाम लिख दो यहाँ पे, काम हो जाएगा आपका। इन्वायरमेंटल लॉस को स्ट्रेंथन करो। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत लॉज बनाए हैं, बहुत रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन या तो वो रॉबस्ट नहीं है, या फिर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और अगर या फिर पब्लिक खुद ही क्या कहते हैं उसको, उनको बहुत ज्यादा नहीं मानती है। तो ऐसे इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं, रेगुलेशन जो हैं, इनको स्ट्रेंथन करो। इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करो। जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉल्यूशन के ऊपर लॉज बनाए गए हो उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो। जैसे आपका भारत स्टेज 4, 5, इस तरह की चीजें जो हैं आप में एथेनॉल ब्लेंडिंग जो की गई है पेट्रोल में, वो सब चीजों को इंक्लूड करो यहाँ पे। जो एमिशन लिमिट है पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, पावर प्लांट्स के ऊपर, वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और जो पावर प्लांट्स या फिर इंडस्ट्रीज से जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम करने के लिए काफी टेक्नोलॉजीज आती हैं। जो फ्लाई ऐश निकलती है, फ्लाई ऐश को कैप्चर करके ब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होनी चाहिए। मतलब उसके लिए लॉस तो है, लेकिन आप उन लॉस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। तो यहाँ पे आपको वो सारे जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ प्लस अदर जो भी आपको पढ़े हैं, जो आपके दिमाग में आते हैं, वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो जो रेगुलेशंस जो हैं ऑन पॉल्यूशन,
एमिशन लिमिट्स, इनको सबको इन्फोर्स करो। ठीक है, तो ये सब आप अपना जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये सब लिख सकते हो। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोको, इसके लिए भी रेगुलेशंस हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे ही ऐसा कोई प्रोडक्ट ना खरीदो जिसको आपको लग रहा हो कि ये एनिमल क्रुएल्टी से ऑब्टेन किया गया है या फिर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से किया गया है। ऐसे एनिमल प्रोडक्ट को आप यूज ही ना करो। तो और सरकार क्या कर सकती है, जो इतने आपके जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है उसको कर्ब करे। कछुए का बहुत होता है, पेंगोलिन का बहुत होता है, हाथी के दांत का बहुत होता है, टाइगर स्किन का बहुत होता है। तो ये सब चीजें जो है उसको करना चाहिए। जिस इसके ऊपर एक प्रोग्राम चला था, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ट्रैफिक। ये सब चीजें एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। और जितने भी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, उसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न को मेन स्ट्रीम करो। मेन स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे आपके और भी जितने इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, सोशल डिसीजंस हैं, उनमें देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हो, मेट्रो रेल बना रहे हो, रोड हाईवेज बना रहे हो, तो उसका उसको बनाने पे केवल यही नहीं देखना चाहिए कि कितने लोगों का इकोनॉमिक बेनिफिट होएगा, साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी, इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म। ये बहुत जरूरी है। रोड अगर आप बना रहे हो तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो कोई प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू पास करे। बाईपास कर देना चाहिए। या फिर कोई प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, बहुत बढ़िया फॉरेस्ट एरिया है, जो कि अभी तक ह्यूमन टच से सेव्ड है, तो अगर आपको बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाना है, तो जरूरी नहीं उन सारे पेड़ों को काटो। क्योंकि जब आप पेड़ों को काटोगे तो उसके लिए एक आप रेगुलेशन है एफॉरेस्टेशन की, उसको भी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। लेकिन अफॉरेस्टेशन से जो नेचुरल फॉरेस्ट है, वो आप दोबारा रिक्रिएट नहीं कर पाओगे, आप उनको फिर से नहीं बना पाओगे। तो अफॉरेस्टेशन वगैरह के जो इम्प्लीमेंटेशन उनको रेगुलेट करो, लेकिन साथ साथ डिफॉरेस्टेशन को रोको, उसको कर्ब करो। तो ये भी आप लिख सकते हो हर चीज में। इसके अलावा कम्युनिटी को एजुकेट करो, कम्युनिटी को एम्पावर करो। हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कम्युनिटी को भी आगे आना पड़ेगा। एजुकेट एंड एम्पावर कम्युनिटी। कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसको भी इन्वायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बच्चों को बचपन से ही इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स और कंजर्वेशन वैल्यूज को पढ़ाया जाए। इन सारी चीजों को आप बेसिक एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट कर दो, ताकि बच्चा जब भी सीखे, बचपन से जो भी वो एजुकेशन ले रहा है उसमें इन सब चीजों को सीखे, ताकि उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बने टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। और वो अपने आगे चल के कोई भी डिसीजन ले या फिर कोई भी ऐसे चॉइस बनाए, तो उसमें वो इन्वायरमेंट के बारे में जरूर सोचे कि इस, क्योंकि आज क्या हम लोग को बचपन के वक्त से नहीं पढ़ाया जाता है, हम लोग की एजुकेशन में ये सब चीजें नहीं इंक्लूडेड थी। तो एज अ रिजल्ट क्या है, जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, जब कोई चॉइस लेते हैं, जब कोई ह्यूमन चॉइस लेते हैं, तो उस समय हम लोग वी डोंट केयर अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारे मतलब वी डोंट इवन थिंक अबाउट इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट को कोई नुकसान होगा इससे। तो ये सब बहुत चीजें होना बहुत जरूरी है। तो आप इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल ethics and conservation values in education at all levels, सारे लेवल पे होनी चाहिए। कम्युनिटी लेड
जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, इनिशिएटिव्स को इनकरेज करना चाहिए, इनकरेज कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स। कैसे? जब कम्युनिटी कोई रहती है उसको अपने आसपास के वाइल्ड लाइफ या आसपास के इन्वायरमेंट का ज्यादा ध्यान रहता है। सरकारी जो ऑफिसर होता है वो तो कहीं से पोस्टेड होके आता है तो उसको नहीं मालूम होता है, लेकिन कम्युनिटी को ज्यादा मालूम होता है। दे हैव बेटर नॉलेज, दे हैव बेटर ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट दैट इन्वायरमेंट इकोसिस्टम, सो दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू कंजर्व दैट इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप उत्तराखंड में देखा होगा पाइन फॉरेस्ट वगैरह जो है उनसे एक वाइल्ड वाइल्ड ये वाइल्ड फायर का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो वहां भी कम्युनिटी को इंगेज किया जाता है ताकि वो जो पाइन पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, उसमें छोटे छोटे ऐसे कोनिकल नीडल्स होते हैं, वो बहुत इनफ्लेमेबल होते हैं। वो गिरते हैं नीचे और ढेर बना लेते हैं और बहुत इनफ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो थोड़ी सी चिंगारी जो गर्मी के मौसम में मिलती है तो वो पूरा आग भस्म कर देते हैं, पूरा जंगल का जंगल। लेकिन कम्युनिटी को मालूम है कि अगर इनको वहां से हम कलेक्ट करके हटा दें तो वो वाइल्ड ये जो आपका वाइल्ड फायर वाला खतरा रहता है उसको टाल देती है। तो ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। उसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी के कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ज्यादा रिमार्केबल है इन द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बक हिरन जो है उसमें। उसके अलावा गिर फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि जो भी आपका टाइगर का जो सॉरी जो लायन है उनकी संख्या कैसे बढ़ी, क्योंकि वहां की कम्युनिटी इन्वॉल्व है। पहले क्या होता था कि जो लायंस होते थे जब उनकी आसपास के एरिया के फार्मर्स की कैटल को मार देते थे तो बदले में वो लोग भी लायन को मार देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कम्युनिटी को एंगेज किया गया और कम्युनिटी अब अपने कैटल मरने पे कम्युनिटी को रिम्बर्समेंट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और कम्युनिटी जो है वो खुद लायन के कंजर्वेशन में एफर्ट करती है। तो ये सारी चीजें कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स हैं, इनको इनकरेज करना चाहिए। आपने तो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी का एक प्रोविजन है। जॉइंट फॉरेस्ट कमिटीज के अंदर की फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उस जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी के अंदर कम्युनिटी लीडर्स भी होते हैं एज वेल एज गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी होते हैं। क्यों होते हैं कम्युनिटी लीडर्स, क्यों होते हैं या कम्युनिटी के मेंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा मालूम होता है कि कैसे हम अपने आसपास के फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। तो ये क्या कहते हैं आपका है एजुकेट एंड एम्पावर कम्युनिटीज। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंश्योर इन्वायरमेंटल जस्टिस। इन्वायरमेंटल जस्टिस को इंश्योर करो। कैसे? नॉर्मली इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात क्या है? नॉर्मली जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं या फिर इन्वायरमेंट का ही डिसीजन लेते हैं तो हम उसमें जो मार्जिनलाइज और इंडिजीनियस कम्युनिटीज होती हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा कि वी शुड इंश्योर दैट मार्जिनलाइज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज have a voice और have a say in the environmental policies। क्योंकि और ये क्या कहते हैं, जैसे कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें ये कम्युनिटीज सफर करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को बचाने की नॉलेज, सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज इन्हीं के पास होती है। तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी, यही इन्वायरमेंटल जस्टिस का एक पार्ट है। इंश्योर इंडिजीनियस communities have a voice in environmental policies। आगे क्लाइमेट, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा। मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेट अडेप्ट मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज।
मिटिगेट क्या होता है? मिटिगेट क्या होता है कि आपको क्लाइमेट चेंज होने से रोकना है, उसको बोला जाता है मिटिगेट। अडेप्ट क्या होता है? क्लाइमेट चेंज को अगर नहीं रोक पा रहे हो तो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाओ। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये आपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में सब पढ़ा ही होएगा, तो उसके लिए जरूरी है एक एक लाइन लिख लेंगे। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करो। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर और दूसरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करो। एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, ये सब चीजें आप फॉलो करो, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और कार्बन सिंक्स को प्रमोट करो। प्रमोट कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक्स क्या होते हैं? जो ट्रीज होते हैं यही कार्बन सिंक्स होते हैं, ये कार्बन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इनको प्रमोट करो कैसे? डिफॉरेस्टेशन रोको। आप अगर हो गया है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोको। सब यहाँ पे लिख सकते हो। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इनकरेज afforestation पॉलिसीज। उसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्रीज को प्रमोट करो। ये सब चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको मालूम ही है, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए दैट वी शुड लीव समथिंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो आज का जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन से उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी छीन ले। हम आज रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर डालें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास कोई रिसोर्सेस बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने खूब पढ़ा है, तो वो सब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जितना लिख सकते हो उतना यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये आपका मेनली पूरा कंटेंट रहा जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अपने आंसर में डालने की कोशिश करें। तो इंट्रोडक्शन हम लोग ने जो देखा था, या तो आप ग्रीड के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि ग्रीड के बारे में सबको मालूम है, लेकिन ये एथिक्स का पेपर है, एथिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें ग्रीड के बारे में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रीड के बारे में लिखा जा सकता है। तो अब ग्रीड की डेफिनेशन जो हमने बताई थी, ग्रीड क्या है? इट इज अ एक्सेसिव डिजायर फॉर मोर बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज सफिशिएंट। और उसके आगे फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज अ ह्यूमन ग्रीड दैट इज ड्राइविंग द प्लानिटरी क्राइसिस ऑफ डुअल प्लानिटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज इन द जो क्वेश्चन में दिया गया है, इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी with disregard without any regard for the environmental without any regard for the environmental consequences। तो वहां पे जब उन्होंने लिखा था ह्यूमन ग्रीड की डेफिनेशन, वो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ह्यूमन ग्रीड या ग्रीड इज अ इज एन एक्सेसिव desire for more beyond what is necessary and sufficient। ये आपने डेफिनेशन लिख दी ग्रीड की। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो ग्रीड है, यही इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, यही एक्सटेंशन कॉज कर रही है ऑर्गेनिज्म का और स्पीशीज का, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। तो ये जो आपका है, ये जो चीज पूछी गई है, आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, आप इसको इससे कनेक्ट करोगे। कैसे कनेक्ट करोगे? कि इट इज दिस ह्यूमन ग्रीड, इट इज दिस ह्यूमन ग्रीड विच इज it is this human greed
फॉर यहाँ पे अनसस्टेनेबल लिख सकते हो, फॉर अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट which is driving यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर एनवायरमेंट या इज ड्राइविंग प्लेनेटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। आपने ग्रिड से बताना शुरू किया कि ग्रिड क्या होती है, क्योंकि ग्रिड के ऊपर ही क्वेश्चन है, और उसको अपने जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उससे लाके जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो आपकी चीजें थी इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस किया, एक एक पॉइंट डिस्कस किया है कि ग्रिड कैसे मैनिफेस्ट होती है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बियॉन्ड लिमिट कंज्यूमरिस्ट कल्चर एंड वेस्ट जनरेशन, ठीक है, एंड डिसरिगार्ड फॉर द इन्वायरमेंटल एथिक्स। लेकिन ये चाहो तो इनको ऐसे लिख भी सकते हो, लेकिन दो ही पेज होते हैं आपके पास, तो कैसे लिखोगे, दो पेज में इतना हटाओगे कैसे? तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक डायग्राम बताया था आपको, ठीक है। ये जो डायग्राम था, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और आप एक एक वर्ड जो हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस किया है ये नहीं बता सकते हो, तो फिर ये अपने जो वर्ड्स हैं उनको इस तरह के डायग्राम में समेट दो और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या चीज होगी, इससे एक आपका टाइम बचेगा। आपके पास दो ही पेज है, ठीक है, तो आपका जो पेज का कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको और लिखना है अपना आंसर, टाइम बचेगा, आपका स्पेस बचेगा और आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होएगा। अदरवाइज आपके पास अगर टाइम भी आपको फील हो रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा है, तो हम लोग ने जो पॉइंट डिस्कस किए थे ये एक एक दो दो लाइन में आप लिख सकते हो, नहीं तो उसको एज अ सब्स्टिट्यूट ये वाला डायग्राम उसकी जगह यूज किया जा सकता है। फिर फाइनली जब आप आओगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डू यू पुट एन एंड, आप कैसे खत्म करोगे इन सब चीजों को, इन क्लाइमेट क्राइसिस को, टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ये मेन कंसर्न है, ये 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जा रहा है अल्टीमेटली। इसके हम लोग ने ढेर सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, ये सारे, अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, एजुकेट एंड एम्पावर कम्युनिटी, ठीक है, इंश्योर एनवायरमेंटल जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिटिगेट अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये सारी चीजें आप लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड, मतलब सब हेडिंग के फॉर्म में, और एक एक दो दो लाइन, और साथ साथ अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है बढ़िया सस्टेनेबल, मतलब बढ़िया एग्जाम्पल है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम आप जानते हैं, जैसे मैं कई एग्जाम्पल की मैंने बात करी थी, गिर फॉरेस्ट में कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ फायर्स कैसे रोकी जा रही है, बिश्नोई कम्युनिटी का, ठीक है। ऐसे आप और भी पढ़ सकते हो, मिशन लाइफ के बारे में, ये सब चीजें यहाँ पे जोड़ सकते हो, क्योंकि जो आपके आंसर हैं वो एग्जाम्पल से आपके पॉइंट सब्सटेंशिएट होते हैं, और एग्जामिनर भी रिलेट कर पाता है कि हाँ, इस बच्चे को मतलब एप्लीकेशन मालूम है, जो ये लिख रहा है, ही अंडरस्टैंड व्हाट ही इज राइटिंग, क्योंकि ही इज सब्सटैंशिएटिंग हिज पॉइंट बाय एग्जांपल। तो वो आप यूज करके ये लिख सकते हो, और फाइनली आप अपने कंक्लूजन पे आओगे।
क्वेश्चन जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, पर क्वेश्चन का मेन कंसर्न क्या है? ग्रीड। ठीक है, तो आप अपना कंक्लूजन इस तरह से बनाओगे कि ग्रीड आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन में जो गांधी जी का कोट था, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। गांधी जी सेड दैट वर्ल्ड हैज इनफ फॉर सॉरी ये ऊपर, इनफ फॉर everybody's need but not for everybody greed. Therefore, to save our planet from future crisis, it is required that it is required that we adopt the path of sustainable development as enshrined in सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो यहां पे आपने कंक्लूजन आपका बहुत बेटर हो जाएगा। आपने एक मॉरल थिंकर गांधी जी का भी यूज कर लिया, आपने जो उनका ग्रीड वाला जो स्टेटमेंट था उसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और फाइनली आपने अपने कंक्लूजन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लाके जोड़ दिया। तो ये आपका कंक्लूजन बहुत बेटर हो जाएगा। बस अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पेस का कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ये मान लीजिए आपके 2 पेज हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन लिखो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही रहेगा। इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में जो मैंने बताया है। ठीक है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पास टाइम ज्यादा है तो वो जो मैंने डायग्राम बताया है या उसकी जगह पॉइंट फॉर्म में लिखो, लेकिन पॉइंट आप कैसे लिखोगे? बुलेट में लिखोगे, सब हेडिंग डालोगे, सब हेडिंग को अंडरलाइन करोगे, या फिर इन्वायरमेंटल एथिक्स वगैरह ये सब जो मैंने डाला उनको सबको सब हेडिंग बनाओगे और एक एक दो दो लाइन लिखोगे। नहीं, अगर आपको फील हो रहा है कि टाइम नहीं है तो वो जो डायग्राम मैंने बताया था आपको ह्यूमन ग्रिड वाला वो यूज करोगे। ठीक है, फाइनली जो क्वेश्चन ने मेन चीज पूछी है यहाँ पे, हाउ टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम, वो लिखोगे, उसकी हेडिंग लिखोगे कि हाउ टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड नेचर या इन्वायरमेंट। और यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सारे यूज करोगे, सब हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग। और अगर आपको कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख रहे हो तो उसको भी अंडरलाइन करना मस्ट है, ऐसे। और फाइनली आप अपना लास्ट में आके कंक्लूजन जो गांधी जी के कोट वाला मैंने बताया है वो लिख दोगे। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितना मैंने बताया है अगर आप इसका 40% भी रिप्रोड्यूस कर ले जाते हो देन यू विल गेट मोर देन 50% मार्क्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो 2024 का एक नए एथिक्स का 2024 के पेपर का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।